आज की क्लास आपकी कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाली है स्लम सेल को। और बिना किसी देरी के तब शुरू कर देते हैं आज की क्लास। चलो एक क्विक मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ और उसके बाद से हम टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो, स्लम सेल होता क्या है। सपोज़ करो कि एक कंपनी है, ठीक है। उसके डिफरेंट ब्रांचेस बोलो या फिर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, जो कि एक एपरल में डील करती है, कोई केमिकल में डील करता है, कोई मोबाइल में डील करता है एंड लाइकवाइज। अब हुआ क्या, कंपनी अपने इस वाले मोबाइल वाले डिवीज़न को क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है किसी और को। तो हो सकता है ये पूरा का पूरा डिवीज़न उठाए मोबाइल वाले डिवीज़न को और एक दूसरी कंपनी को बेच दे। अब होता क्या था, आपके पास बेचने के एक्चुअली में दो तरीके होते हैं। टैक्स में भी दो तरीक़ों की बात की गई है कि आपके पास बेचने के दो तरीके हैं। या तो आप एक एक एसेट को सेल करो, आप एग्रीमेंट ऐसा करो कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हम 50 लाख में देंगे, ये वाला फर्नीचर हम 30 लाख में देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अदरवाइज़ आप ये डील करो कि मैं आपको अपना मोबाइल का पूरा यूनिट बेच रहा हूँ। अब जब मैं अपने मोबाइल का पूरा यूनिट बेच रहा हूँ तो मैं उसका फुल वैल्यू ऑफ मतलब उसके अगेंस्ट मैं इतना कंसिडरेशन लूँगा। और उसके बाद से जब आप पूरा का पूरा यूनिट बेच रहे होंगे, कोई एक डिवीज़न बेच रहे होंगे, तो आपके पास कंसिडरेशन आ गया, आपके पास कॉस्ट आ गया और आपके पास कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा और आपको इस कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो जो बेस है वो आपका बेस यही है। अब दो चीज़ें मैंने आपको बोली कि दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप सिंगल एसेट वाइज बेचें या फिर आप पूरा का पूरा यूनिट उठा के आपने बेच दिया और आपने कहा कि ये पूरा यूनिट ले लीजिए और बदले में मुझे इतने पैसे दे दीजिए। यहाँ पे जो स्लम सेल में हम बात करते हैं वो जब हम पूरा डिवीज़न एक पूरा यूनिट बेचते हैं तो वो स्लम सेल में कवर होता है। अगर एक एक एसेट बेच रहे हैं तो वो डिफरेंट केस है, वो डिफरेंटली कवर होगा। बट यहाँ पे अगर पूरा यूनिट बेच रहे हैं तो वो कवर होगा। अब दो चीज़ें होती हैं कैपिटल गेन में। क्या होता है, दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक आपका कंसिडरेशन होता है और एक आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। अब मैंने पूरा का पूरा यूनिट उठा के बेच दिया तो क्वेश्चन ये आएगा कि मेरा कंसिडरेशन क्या होगा, और पूरा यूनिट उठा के बेच दिया तो मैं ये सोचूंगी कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालूं। बस यही दो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये दो चीज़ों को आपने पता लगा लिया, आपका स्लम सेल ख़त्म हो गया। अब हुआ क्या है, इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए दो मेथड बताए गए हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में आपको बोला गया है कि आपके पास जितने भी एसेट हैं उसका जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लीजिए और आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दीजिए। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे हम नहीं हैं, अभी सिर्फ हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे हैं। तो मेथड 1 में आपके पास जितने एसेट हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना होता है और मेथड 2 में आपको कंसिडरेशन मिलता है। जैसे मुझे 50 लाख रुपए कैश मिले प्लस मुझे इस कैश के अलावा और भी एसेट मिल रहे हैं, नॉन मॉनेटरी कुछ कंसिडरेशन मिला, जैसे कि मुझे कुछ शेयर्स मिल गए, कुछ ज्वेलरी मिल गई, कोई पेंटिंग मिल गई। तो ये सब का आपके पास ये 50 लाख रुपए आ गए, प्लस इसका जो है आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस आपको अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा, और कोई अदर एसेट मिला है तो उसका जो भी बुक वैल्यू आ रहा है, ऐसा करके बताया गया है कि ये ले लीजिए। तो ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। दोनों में से जो भी हायर होगा, ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है, नो, यू हैव टू मैंडेटरी कैलकुलेट बोथ ऑफ देम, और जो भी हायर होगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रही हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए बोलते हैं कि इस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना, सिर्फ एक ही चीज़ बोला गया है, वो होगा आपका क्या बोलते हैं उसे, नेटवर्थ। आप उस यूनिट का, उस डिवीज़न का नेटवर्थ निकाल लेना और जो भी नेटवर्थ आएगा दैट वुड बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन। अब आपको यहाँ पे मेरा जो इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का वो ख़त्म होता है। स्लम सेल। Slum sale means transfer of one or more undertaking by any means for a lump sum consideration without value being assigned to the individual asset and liabilities in such case। मतलब कि हम इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि वो एक अलग चीज़ होती है जब हम इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी को वैल्यू असाइन करते हैं,
और यहाँ पे हम अलग चीज़ करते हैं, पूरी की पूरी एक यूनिट उठाते हैं और उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्लम्प सेल में स्लम्प सेल में ये केस कवर होता है। और ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे वही बताया गया है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में दिया हुआ है। सबसे जो पहली क्लास थी हमारी फर्स्ट क्लास, उसी में मैंने ट्रांसफ़र का डेफिनेशन को डिस्कस किया है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको देखना हो कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। अंडरटेकिंग मतलब बताया गया है, इट इंक्लूड पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए यूनिट, कोई यूनिट हो सकता है, कोई डिवीज़न हो सकता है ऑफ एन अंडरटेकिंग और ए बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज अ होल बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। आप समझो ये कहना क्या चाहता है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक अपैरल साइड है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक है, एक आपका पेट्रोकेमिकल है, एक आपका मोबाइल का सेगमेंट है। आपने मोबाइल वाले पूरे सेगमेंट को उठा के बेच दिया, बट स्लम सेल में ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ एसेट को बेच रहे हैं तो वो स्लम सेल कहा जाएगा, या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को बेच रहे हैं तो वो स्लम सेल कहा जाएगा। नो, जब आप होल एक यूनिट को या फिर एक डिवीज़न को ट्रांसफ़र करते हो तो वो स्लम सेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा। पहला पॉइंट बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल of one or more undertaking if held for more than 36 months shall be deemed to be capital gain arising from the transfer of long term capital asset, and if the undertaking is held for less than 36 months then it will be termed as शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको ऑलरेडी मालूम है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। सेकंड क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक एसेट कौन से बेसिस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिवाइड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कैटेगरीज ऑफ एसेट थे जिसको 12 मंथ के बेसिस पे, कुछ कैटेगरीज ऑफ एसेट थे जिसको 24 मंथ के बेसिस पे लॉन्ग टर्म बनाया जा रहा था, एंड बाकी जितने भी एसेट बच रहे थे उसको हम 36 मंथ बना रहे थे। अब मान लो अब ये स्लम सेल का केस हुआ। स्लम सेल में आपके पास कुछ ऐसे एसेट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ शेयर्स हो सकते हैं जो कि 12 मंथ के बाद जो है लॉन्ग टर्म बन जाए। तो क्या हम उनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अलग से निकालेंगे? द आंसर वुड बी नो। हम ऐसा मानेंगे, जब एक यूनिट हम बेच रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर यूनिट को ही एक एसेट मानेंगे, और यूनिट के लिए ये बोला गया है कि अगर वो यूनिट आपने बेचने से ट्रांसफ़र वाले दिन से पहले 36 मंथ तक हेल्ड किया है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है, और अगर 36 मंथ से लेस देन 36 मंथ हेल्ड किया है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आपको पॉइंट नंबर बी बोलता है नेटवर्थ। नेटवर्थ मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो आपका नेटवर्थ होता है। तो नेटवर्थ के लिए ये पॉइंट बोलता है कि नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नो प्रॉब्लम, पहले बता चुकी हूँ। एंड नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी अवेलेबल इवन इफ स्लम सेल हैज़ टेकन प्लेस ऑफ एन अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ। ओके, कहना क्या चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्थ होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बनेगा, बट इसको आपके नेटवर्थ को कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा इवन इफ द एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ। अब नेटवर्थ निकालने का तरीका बता रहे हैं कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन एज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन एज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाउएवर एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पस। आप ऑलरेडी नेटवर्थ का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब आपने टोटल एसेट ऐड कर लिया लेकिन और टोटल लायबिलिटी को जो है लेस कर दिया, और आपका जो ये पार्ट बचा नेट, या आपका नेटवर्थ हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपके टोटल एसेट में लैंड, जो कि एक्चुअली में ख़रीदा गया था 20 लाख रुपीज़ में, बट पिछले 2-3 साल में, या मैं ये कह दूं कि लास्ट ईयर आपने इस लैंड को रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन के बाद आप अपने बुक्स में इसको 30 लाख पे दिखा रहे हो, तो हम जब नेटवर्थ निकाल रहे होंगे तो इसको 20 लाख पे नहीं, 30 लाख पे नहीं दिखाएंगे, हम इसको 20 लाख पे ही दिखाएंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई रिवैल्यूएशन किया है तो आपको उस रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाना पड़ेगा जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे होंगे। पॉइंट आपका डी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग। देखो, नेटवर्थ निकालने के लिए मैंने आपको बोला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट के लिए पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी कि अगर कुछ भी रिवैल्यूएशन हो तो उसका इफेक्ट हटा देना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एग्रीगेट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम टोटल एसेट का? द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सब आइटम सी ऑफ सेक्शन 43(6)(c). मतलब कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका जो भी WDV है वही हो जाएगा हमारा वैल्यू उस पर्टिकुलर एसेट के लिए। सेकंड पॉइंट बोलता है अगर कोई गुडविल है
गुडविल है किसी बिजनेस का या किसी भी प्रोफेशन का विच हैज़ नॉट बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जैसे कि रिलायंस को ओरिजिनली शुरू किया गया था, कहीं से ख़रीदा नहीं गया था, तो इसकी जो भी गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो जो गुडविल होगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी नील। कोई भी एक ऐसा एसेट जैसे गुडविल हो गया या फिर अगर आपका ट्रेडमार्क ही हो गया, तो जो भी एसेट आपके पास सेल्फ जनरेटेड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अगर कोई एक ऐसा कैपिटल एसेट है जिसका 100% डिडक्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको 35 AD सेक्शन याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी, बट 35 AD में होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर एसेट का आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। जिस ईयर में आपने उस एसेट को परचेज़ किया उसी ईयर में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, तो उस एसेट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील। एक तरीके से देखो तो ये एसेट आपकी बुक वैल्यू में भी अपीयर नहीं हो रहा होगा ना, तो ये एसेट ऑलरेडी आपकी बुक वैल्यू में अपीयर नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे इस एसेट की जो वैल्यू होगी वो भी नील हो जाएगी। ये खत्म हो गया पॉइंट डी। पॉइंट नंबर ई आपका बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर रूल 11 UAE shall be deemed to be full value of consideration received or accruing as a result of transfer of such capital asset। बोलते हैं यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब हम निकालेंगे तो रूल 11 UAE में जो भी लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे और वही वैल्यू जो है वो हमारी कंसिडरेशन अमाउंट बनेगी। अब 11 UAE में क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैंने कहा आपको दो मेथड दिए गए हैं, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 आपके पास क्या बोलता है कि आप जितने भी एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना और उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपने टोटल कर लिया तो वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 बोलता है अगर आपको 50 लाख रुपए मिले तो वो 50 लाख प्लस जो भी अगर आपको कुछ ऐसा एसेट मिला है जो कि नॉन मॉनेटरी है, जैसे कि अगर आपको कुछ शेयर्स मिल गए तो आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू को देख लेना, उसको कंसिडर कर लेना। अगर आपको 50 लाख एसेट मिला प्लस कुछ लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई, अगर कोई आपको IP मिल गया तो उसके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर कर देना। और अगर कोई अदरवाइज कोई और एसेट है तो उसके बाद से आप उस एसेट का WDV ले लेना। इतनी सी बात मेथड 2 बोलता है, बट अभी हम इस पर लेटर ऑन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये आपका सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा था पॉइंट नंबर ई कि जो 11 UAE में लिखा हुआ है FVC हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि 11 UAE में ये बातें लिखी हुई हैं। अब अगर पॉइंट ई को मैं हटा दूं तो यहाँ तक अगर मैं बोलूँ पॉइंट डी तक, तो हमने एक तरीके से नेटवर्थ निकालना सीख लिया। अब नेटवर्थ निकालना सीख लिया तो मैं चाहती हूँ कि आपको ना मैं एक एग्जाम्पल दूँ और उससे आपको क्लियर कराऊँ कि ये हो क्या रहा है। नाउ सपोज़ करो कि ये एक बैलेंस शीट है, ओके। मैं बस आपको एक छोटा सा बस एक इंस्टेंस देना चाहती हूँ। ये आपका फर्नीचर है 20 लाख, एक रैंडम सा अमाउंट ले लेते हैं। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है 30 लाख, आपके पास गुडविल है 10 लाख। ये मैं डिलीट कर देती हूँ। गुडविल हो गया 10 लाख और ये 35 AD वाली एसेट है जिसका जो 20 लाख की है और अदर भी बहुत सारी एसेट है जो 50 लाख की हैं। अब मैं बोलती हूँ कि नेटवर्थ निकालो, लेकिन नेटवर्थ में अभी मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि आप टोटल एसेट की वैल्यू निकालो। तो जब आप टोटल एसेट की वैल्यू निकालोगे, मैंने कहा फर्नीचर जो है ये बुक वैल्यू पे ही ले लेना। ये एक तरीके से ये जो है ना डेप्रिसिएट करके ये WDV ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप फर्नीचर तो 20 लाख रुपीज़ की ले लोगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपका यहाँ पे आ रहा है 30 लाख, बट इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ होगी। और जहाँ पे भी लैंड एंड बिल्डिंग की बात आती है वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात आ जाती है कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है तो आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देख लिए। बट ये एक इकलौता केस है जहाँ पे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जैसे कि ये 30 लाख है तो हम यहाँ पे 30 लाख ले लेंगे। अब गुडविल, क्या गुडविल का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ लेंगे? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, नहीं लेंगे। 35 AD वाला एसेट है जो कि 20 लाख का यहाँ पे दिख रहा है। वैसे तो सपोज़ करो यहाँ पे जब हम इनकम टैक्स में जब हम अपना रिटर्न बना रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएट हो गया होगा, ठीक है। बट
मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये बुक वैल्यू आ रही है, कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन लगा के जो आपके पास WDV बचता है, अगर ये वो आ रहा है, तो क्या हम 35 AD वाले एसेट का कोई वैल्यू लेंगे? द आंसर वुड बी नो, नहीं लेंगे। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात सिखाना चाहती थी कि 35 AD वाला जो एसेट है, हो सकता है कंपनीज एक्ट में उसकी कुछ वैल्यू आ रही हो, और इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। तो क्या हम कंपनीज एक्ट वाली वैल्यू लेंगे? द आंसर वुड बी नो, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे। और जो भी अदर एसेट है 50 लाख के, मैंने माना कि वो सब अपने बुक वैल्यू पे ही हैं, लिखा हुआ है ना अदर, फॉर ऑल अदर एसेट, उसका हम बुक वैल्यू ले लेंगे। तो ये आपका 50 लाख हो जाएगा। तो 50 और ये 30 और ये 20, 100 लाख का आपका वैल्यूएशन आ गया, सॉरी टोटल एसेट आ गया। अब इसमें हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ की आगे हम बात करेंगे, जैसे कि आपको लायबिलिटी में शेयर कैपिटल नहीं लेना है, आपको उन लायबिलिटीज़ को लेना है जो एक्चुअल मायने में लायबिलिटीज़ हैं। आपकी शेयर कैपिटल लायबिलिटीज़ नहीं होती है ना, तो आपको शेयर कैपिटल वाली लायबिलिटी को नहीं लेना है। अभी रहने देती हूँ, आगे नीचे हम बात करेंगे, वैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू, ओके, हाँ लायबिलिटी की बात नीचे हुई है। नो 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 नहीं, चलो मुझे इधर ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको यहीं पे लायबिलिटीज़ में मुझे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डायरेक्ट अदर एसेट जो है वो आपके पास 50 लाख रुपए का। ठीक, आपके पास जो शेयर कैपिटल है वो मैंने मान लिया 20 लाख का है, और जो अदर लायबिलिटीज़ हैं वो आपके पास 30 लाख की हैं। अब हम निकाल रहे हैं इसका नेटवर्थ। अब नेटवर्थ में आप मुझे बताओ क्या होगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम नहीं देखेंगे, हमारे पास 30 लाख है, 30 लाख लेंगे। फर्नीचर हम मान रहे हैं कि ये 20 लाख रुपए जो हैं ये इसकी WDV हैं, हमको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 20 लाख रुपए ले लिया, और अदर एसेट की वैल्यू जो है 50 मान लिया। टोटल आपका अदर एसेट आ गया 100 लाख। अब आपको लायबिलिटी लेस करनी है, तो लायबिलिटी में आप ये 20 लाख कंसीडर नहीं करोगे। पहले पॉइंट ये ध्यान रखना कि वो 20 लाख नहीं कंसीडर करोगे। अदर लायबिलिटी आपके पास आ रही है 30 लाख रुपए की, मान लो अदर लायबिलिटी ये हो गया। अब 70 लाख रुपए का आपका नेटवर्थ निकल के आ गया। आई होप आप नेटवर्थ निकालना सीख गए होंगे। बट अब हमारे पास 2 चीज़ है, ये तो आपका कंसिडरेशन अमाउंट हो गया, बट अब हमारे पास आता है, सॉरी ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, बट हमारे पास कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हम इसमें कंसिडर नहीं करते। जो भी आपका नेटवर्थ आया वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट अमाउंट हो गया, अलग से नहीं कंसिडर करना है, और इंडेक्सेशन को भी नहीं इंक्लूड करना है। अब देखो, अब हम बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की। मैंने आपको बताया 2 मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है FMV 1। मैंने आपको पॉइंट E तक पढ़ाया था, जो आपको पॉइंट E सिर्फ बोल रहा था कि जो 11 UAE में जो रूल दिए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना। और वो मैंने आपको बताया कि 11 UAE बोलता है कि आपके पास 2 मेथड है, दोनों मेथड से निकाल लीजिए, और इसमें जो भी हायर आए वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो हम शुरू करते हैं अपना मेथड नंबर 1, जो कि बोला जाता है FMV 1। ए बोलता है, इसका एक तरीके से बोलूँ तो इसका जो फॉर्मूला है वो है A + B + C + D - L। अब ये जो आपके पास ABCD है ना, यह आपके पास है एसेट और माइनस लायबिलिटी। तो देख लेते हैं कि ये ABCD क्या डिनोट करता है। आपके पास E डिनोट करता है बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, सारे एसेट को डिनोट करता है, एक्सेप्ट किसको, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर सिक्योरिटी, इमोवेबल प्रॉपर्टी। एक तरीके से बोलूँ तो आपको कैपिटल एसेट को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट हैं उन एसेट को डिनोट करता है ऑल एसेट। और ऑल एसेट का वैल्यू हम क्या लेंगे जब हम फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रहे होंगे, जब हम कंसिडरेशन निकाल रहे होंगे, तो वो हम लेंगे एज अपियरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द अंडरटेकिंग of the division transferred by way of slump sale as reduced by the following amount which relate to such undertaking or the division। मैंने कहा कि आप कैपिटल एसेट को छोड़ देना। कैपिटल एसेट को छोड़ने के बाद से आपके पास जितने भी एसेट आए उसका आप वैल्यू कैसे लोगे, जो आपको ए पॉइंट में दिया गया है। ए पॉइंट में क्या दिया गया है आपको, वो बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे होंगे। मान लो ये सारे एसेट का वैल्यू मेरे पास 50 लाख रुपए आ रहा है, बट एक चीज़ और बोलता है कि आप वो तो कंसिडर करेंगे ही, साथ में आप कुछ लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, अगर कोई इनकम टैक्स है तो आप मान लो इनकम टैक्स है 10 लाख रुपए का, लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्ड इफ़ एनी,
इनकम टैक्स रिफंड अगर कुछ आ रहा है, मान लो 5 लाख रुपए का आ रहा है, तो 10 - 5 आपके पास बच गया 5 लाख। एनी अमाउंट शोन एज एसेट इंक्लूडिंग अनअमोटाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एसेट, या फिर कोई एक ऐसा एसेट है जो कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। जैसे आपका पहले होता था ना, आपके पास पहले ये आता था कि आप अपने बैलेंस शीट में है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, डेफर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एज एन एसेट साइड दिखा सकते हैं, तो हम उसको भी हटा देंगे। मतलब कि अगर कोई डेफर्ड एसेट है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है जो कि आपके एसेट साइड डिनोट हो रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ये बात आपके पास हो गई ए, वैल्यू ऑफ ए आपने निकाल लिया। और ए का मतलब मैंने आपको बताया ऑल द एसेट एक्सेप्ट योर कैपिटल एसेट। अब हम कैपिटल एसेट की बात करेंगे। अब कैपिटल एसेट का अगर मैं ब्रेकअप बोलूँ तो आपके पास क्या आता है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आता है, आपके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटी आता है, आपके पास ज्वेलरी आता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आता है, स्कल्पचर्स आते हैं, वर्क ऑफ आर्ट आता है। अब इनकी बात हम करेंगे। पॉइंट बी जो है वो आपका एक कैपिटल एसेट को डिनोट करेगा, इनकी बात करेगा। पॉइंट बी बोलता है कि अगर ज्वेलरी है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसकी जो वैल्यू होगी FMV 1 के अकॉर्डिंग वो होगी कि अगर उस एसेट को, उस ज्वेलरी को या फिर उस आर्टिस्टिक वर्क को अगर हम मार्केट में बेचने जाएँ तो वो हमें कितनी वैल्यू ला करके दे सकता है। सपोज़ करो 20 लाख रुपए ला के दे सकता है, then this 20 lakh rupees will be my full value of consideration for that particular asset। मतलब कि अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट नहीं, अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज या आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी इसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस दिन, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर सी आपको बोलेगा अब शेयर्स एंड सिक्योरिटी के बारे में। ये बोलेगा कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी वैसे की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट होगी जो आपको रूल 11(u)(a)(1) में दी गई है। 11(u)(a)(1) हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना नोट डाउन करें कि 11(u)(a)(1) वाली वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे जब हम शेयर्स एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे। पॉइंट डी आपका बोलेगा इस वाले एसेट के, शेयर्स एंड सिक्योरिटी ये है। अब पॉइंट डी आपका बोलेगा लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गई। एक आपका ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब हो गया, जिसके लिए बोला गया कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की आ रही होगी, अगर हम ओपन मार्केट में बेचने जाए तो जितना अमाउंट वो एसेट हमें फेच करेगा वही अमाउंट हम ले लेंगे। शेयर्स के बारे में बोला गया कि जो 11(u)(a) के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू ले लेंगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोला गया है कि गवर्नमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए जो वैल्यू कंसिडर की जा रही है वो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि मैंने आपको ब्रेक करके अच्छे से समझा दिया है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, पहले मुझे ये बताओ। हमारे पास फॉर्मूला था a + b + c + d - l। हम पूरा a + b + c + d पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि ये जो -l है वो क्या बोलता है। अब l बोलता है आपका बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एज अपेयरिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिवीजन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट विच रिलेट टू सच अंडरटेकिंग और डिवीजन। मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जो भी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं वो हम कंसीडर तो करेंगे बट कुछ नहीं कंसीडर करेंगे। कौन से नहीं कंसीडर करेंगे? इक्विटी शेयर नहीं कंसीडर करेंगे। ऊपर भी मैंने आपको बोला था इक्विटी शेयर आपका किसी टाइप का लाइबिलिटीज़ नहीं होता है, तो इक्विटी शेयर नहीं कंसीडर करेंगे। सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर वेयर such dividend have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company। अगर AGM में ये डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर हुआ है, स्टिल ये सेट अपार्ट कर दिया गया है कि इस अमाउंट को हम एज ए डिविडेंड पे करेंगे, तो वो हमारे लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम लेस नहीं करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोलते हैं कि जिस नाम से भी वो रिजर्व एंड सरप्लस बनाया गया हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव, स्टिल हम उसको लेस नहीं करेंगे। अदर देन दोज सेट अपार्ट टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन वाले को, डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से आपको एक एसेट दिखता है, लाइबिलिटीज़ दिखती है, उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में सपोज़ करो ये एसेट है 30 लाख रुपए की और इस पर डेप्रिसिएशन लग गया 3 लाख रुपए, आपका 27 लाख रुपीज़ जो है अब अगले मतलब करंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 27 लाख रुपीज़ शो होना चाहिए था, बट 27 लाख रुपीज़ शो नहीं हुआ। अब इस बैलेंस शीट को कुछ ऐसे बनाया गया, एसेट जो कि आपको 30 लाख दिखाया गया
और यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाया गया जो कि आपको 3 लाख दिखाया गया। बात वही है, यहाँ पे हम नेट फिगर में दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रॉस फिगर में दिखा रहे हैं। तो अगर मैंने कहा रिजर्व, किसी भी टाइप के रिजर्व को हम लेस नहीं करेंगे, बट डेप्रिसिएशन रिजर्व को हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये आपका एक्चुअली में अगर एसेट के हिसाब से बोलूँ तो लेस होना चाहिए था वहाँ पर। तो अगर वहीं पे लेस करवा देते, या फिर यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे लेस कर देना, बात इतना चक्कर में मत पड़ो। एक बस चीज़ समझ लो कि डेप्रिसिएशन रिजर्व आपका एक तरीके का लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसे हमें लेस करना चाहिए था बट हमने नहीं लेस किया। मैथमेटिकली हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए जो मैं बोल रही हूँ, बट नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। कभी कभी हम एसेट को ग्रॉस फिगर पे और डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि अगर कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व है तो उसको तो हम लेस कर देंगे, बट अदरवाइज अगर कोई भी रिजर्व दिख रहा है तो उसको हम लेस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 बोलता है द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अदर देन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इफ एनी लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्लेम्ड एज रिफंड इफ एनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ओवर द टैक्स पेबल विथ रेफरेंस टू द बुक प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एप्लीकेबल। नेक्स्ट है, हम उसको भी लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे अगर कोई अमाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा हो प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लायबिलिटीज़ अदर देन असर्टेन लायबिलिटीज़। मतलब कोई अगर अनअसर्टेन लायबिलिटीज़ है तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट असर्टेन लायबिलिटीज़ है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज़। आपके बुक्स में ना आपका जो बैलेंस शीट होगा यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी वैसे ही नहीं आता, वो तो नोट्स में लिखा होता है, तो आपको उसे वैसे भी नहीं कंसिडर करना है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं 11 UAE अंडर 11 UAE FMV 1। अब आपको कैलकुलेट करना है FMV 2, और दोनों में से जो हायर होगा वो आपका कंसिडरेशन अमाउंट बन जाएगा। FMV 1 में आपको एक बार फिर से अभी तक जो हमने पढ़ा, चलो FMV 1 अभी फिर से मैं आपको समराइज कर देती हूँ। ये बोलता है कि A + B + C + D - L। अब ये ABCD आपको डिनोट करते हैं सारे के सारे एसेट। ए में क्या होता है, ए के लिए मैंने आपको बोला कि आप कैपिटल एसेट को एक्सक्लूड करके जितने भी एसेट है उसको ए मान लेना, और इसकी जो भी बुक वैल्यू आ रही होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। बी के लिए मैंने कहा कि जो भी अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है या कोई ज्वेलरी है तो ये बी में कवर होगा, और इसके लिए बोला गया है कि आर्टिस्टिक वर्क ज्वेलरी को अगर हम ओपन मार्केट में बेचने जाएं तो क्या वैल्यू फेच करेगा, यही अमाउंट हम कंसिडर कर लेंगे। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है। सी में था आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटी की बात। शेयर्स एंड सिक्योरिटी के लिए बोला गया कि आप जो भी 11 UA1 में जैसे निकाला गया है वैल्यू, वैसे ही आप शेयर्स एंड सिक्योरिटी की वैल्यू निकालना। और डी में आपके लिए बोली गई थी लैंड एंड बिल्डिंग की बात, जिसके लिए बोला गया कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। और उसके बाद से आया आपके पास लायबिलिटीज़ का पॉइंट। आपने टोटल एसेट को सम अप कर लिया, लायबिलिटीज़ की बात आई तो आपको बोला गया कि सारी लायबिलिटीज़ कंसिडर करना बट कुछ एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूजन में हमारे पास पहला एक्सक्लूजन था कि शेयर कैपिटल को एक्सक्लूड कर देना, दूसरा था कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है किसी भी नेम से हो उसे एक्सक्लूड कर देना एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व। फिर हमारे पास आया कि अगर कोई प्रोविज़न अमाउंट है तो उसको भी आप एक्सक्लूड कर देना, और अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम पढ़ने वाले हैं FMV 2 हम कैसे निकालेंगे। तो FMV 2 के लिए बोला गया है EFGH, इसको हम ऐड करेंगे, कुछ लेस करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे EFGH की बात हो रही है। तो हम अब देखेंगे कि ये EFGH डिनोट क्या करते हैं। ई आपका डिनोट करता है, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको पैसे मिले तो आपको ई डिनोट करता है वैल्यू ऑफ मनी कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर आपको 50 लाख रुपए मिले हैं तो ये 50 लाख प्लस एफ आपका डिनोट करता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन रूल 11 UA, मतलब कि शेयर्स डिटरमाइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 11 UA फॉर द प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द सब रूल। मतलब ये बोला गया, सपोज करो कि GH00 है, अभी क्या है हमें नहीं मालूम है, बट अगर GH00 है और ई मैंने बोला कि मनी आपको 50 लाख रुपए की मिली है और एफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है क्या, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। और शेयर्स एंड सिक्योरिटी की जब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, मतलब मैंने कुछ पैसे भी दिए और पैसे के साथ साथ पैसे मुझे कुछ मिले और पैसे के साथ साथ मुझे कुछ शेयर्स मिले, तो शेयर्स की मैं वैल्यू निकाल लूँगा रूल 11 UA के अंदर। सेम चीज़ आपको FMV 1 में भी बोली गई थी, तो शेयर्स का वैल्यू दोनों में सेम ही होगा, दोनों में हम 11 UA के अंदर निकाल रहे हैं। तो शेयर्स की वैल्यू मान लो 20 लाख रुपए निकल के आ गई, तो ये हो गया। अब हम जी को कंसिडर करते हैं, द प्राइस विच नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट रेफर्ड इन 11 UA। मतलब कि
नॉट रेफर्ड इन 11(u)(a) का मतलब हुआ शेयर्स की बात छोड़ दो, would fetch if sold in open market on the basis of valuation report obtained from registered valuer when in respect of property। अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की बात छोड़ दो और अगर आपको पैसे मिले, कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स भी तो मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको शेयर्स नहीं मिले, ये भी हो सकता है कि ई भी मिला, एफ भी मिला, आपको जी भी मिला। तो हम जी की बात करते हैं। चलो आपको 50 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए का आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटी मिल गया, और जी बोल रहा है कि आपको मिल गया कुछ ज्वेलरी मिल गई प्लस कुछ पेंटिंग मिल गई। अब इस ज्वेलरी और पेंटिंग के लिए बोल रहा है कि आपको जब वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो हल्का हल्का थोड़ा सिमिलर है ऊपर से, वुड फेच इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जो भी ये वैल्यू ले करके आए वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। बट ये भी बोल रहा है कि जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट आप इसके लिए जब जी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और जो भी वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्चुअली वो जो रिपोर्ट बनती है वो यही बनती है कि अगर इसको हम ओपन मार्केट में बेचें तो क्या वैल्यू ये फेच करेगा। तो जो भी ये वैल्यू फेच करेगा ओपन मार्केट में, सपोज करो 10 लाख की वैल्यू फेच कर रहा है तो 10 लाख रुपए हो गए हमारे, वो अमाउंट हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद से आता है मेरे पास एच। अब एच के लिए आपके पास बोला गया है, ये लैंड एंड बिल्डिंग की बात करेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बोला गया है बाई एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वही हो जाएगी। सपोज करो 20 लाख रुपए मैंने इसको ले लिया, ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर रिप्रेजेंटेड बाय द आईपी। ठीक है, 20 लाख रुपए हो गया। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, चलो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्लम सेल एंड फॉर दिस पर्पस वैल्यूएशन डेट शैल आल्सो मीन द डेट ऑफ स्लम सेल। ईजी सी बात है, कुछ खास डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मैंने आपको एफएमवी जब 2 पढ़ाया ना, तो इसमें कुछ डिडक्ट नहीं करना था, सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये हो सकता है कि हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हों, ये भी हो सकता है कि हमें पैसे मिले प्लस कुछ लैंड एंड बिल्डिंग मिल गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स भी मिल सकता है, या सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो अगर हम इस केस को देखें तो 50, 20, 10, 20, 10, 50, ये आपका टोटल 100 लाख रुपीज़ आ गया। तो ये 100 लाख रुपए आपका एफएमवी 2 हो गया। चलो, और एफएमवी 1 अगर मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल मान लेती हूँ कि ये 110 है, ठीक है, तो जो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो हमारा हो जाएगा 110, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि नेटवर्थ अगर मैं मानूँ कि 70 रुपये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख रुपीज़ आ रहा था, तो 70, तो मेरा जो कैपिटल गेन हो गया वो 30 लाख रुपीज़ हो गया, और 30 लाख पे अब मुझे कैपिटल गेन पे इस पे कैपिटल गेन का टैक्स निकाल के देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है कि अगर आप स्लम सेल करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं बोल रही थी और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो मुझे डर लगता है। खैर, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप स्लम सेल करते हैं तो आपको 139(1) में जो भी आपका ड्यू डेट है, मान लिया कि मैंने कि जुलाई आपका ड्यू डेट है, छोड़ो अक्टूबर ही ड्यू डेट मानते हैं, आपका अक्टूबर ड्यू डेट है, तो आपको ड्यू डेट से 1 महीने पहले क्या करना है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ वैल्यू ऑफ रिटर्न अ रिपोर्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। आपको एक सीए का रिपोर्ट सबमिट करना है जिसमें आपका नेटवर्थ कैलकुलेट होगा, और सीए ये सर्टिफाई करेगा ये जो आपका नेटवर्थ कैलकुलेट हुआ है वो एक्यूरेट कैलकुलेट हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ of the undertaking certifying that the net worth of the undertaking has been correctly arrived in accordance with the provision of this section। और वो ये सर्टिफाई करता है कि ये जो नेटवर्थ कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है। मैंने ये एग्जांपल बनाने की कोशिश की थी बट अभी इनकम्प्लीट है, नो वेज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्लम सेल का टॉपिक ख़त्म हो गया। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, नो डाउट, यस मैं मानती हूँ, बट इजी टॉपिक है। आप अगर इसके एग्जांपल्स बनाओगे ना तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। ऐसे देखने में जब मैंने फर्स्ट टाइम स्लम सेल पढ़ा था तो थ्योरेटिकली मुझे बहुत ईजी लगा था, बट जब मैंने इसका एग्जाम्पल करने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा सा टेक्निकली इसमें मुझे प्रॉब्लम आई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसके एग्जाम्पल को जरूर